जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस पेडागोजी के अंतर्गत कुल 15 प्रश्न करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पश्मीना शॉल लगभग कितने साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने हेतु कितने घंटों का समय लगता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि 6 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती हैं और इसे बनाने में 200 घंटे का समय लगता है। दूसरा ऑप्शन है कि यह 10 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है और इसे बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। और ऑप्शन तीसरा है कि 10 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है लेकिन इसे बनाने में 200 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन चौथा है कि ये साधारण 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती हैं और इसे बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इस साधारण स्वेटर को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है और ये 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। दूसरा प्रश्न है, कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है। यह 2 धातु है, यह कौन सी 2 धातु है? चलिए देखते हैं। पहला तांबा और जस्ता का, दूसरा ऑप्शन है तांबा और टीन का, तीसरा ऑप्शन है तांबा और लोहा का, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम और टीन का। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तांबा और टीन का मिश्रण है। अगला तीसरा प्रश्न है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी, ये हमें बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी। दूसरा ऑप्शन है कि जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। तीसरा ऑप्शन है कि बंजर हो जाएगी। चौथा ऑप्शन है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि भूमि बंजर हो जाएगी। ठीक है, ना वो धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, ना जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी और ना अन्य फसलों के लिए उपयुक्त बन जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है यानी सही है। इसे सही जोड़ा बताना है। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है असम और बिहू, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा भारतनाट्यम, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और लावनी, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक कथक। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम और बिहू, ये जोड़ा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। चलिए जान लेते हैं कि क्या कथन है। पहला कथन है कि वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। क्या यह सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि वह कर्नाटक की है। जी नहीं, वह कर्नाटक नहीं, वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। चलिए तीसरा देखते हैं कि सी ऑप्शन बोल रहे हैं कि उसने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। उसने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है। जी यह बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है कि वह जब 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या बन रहा है, ए, सी और डी। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि ए, सी और डी है या नहीं। पहला क्या करें, ए बी सी, जी नहीं, ए, ई और डी, ए, सी और डी। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए, सी और डी, ए, सी और डी आ जाएगा। वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है। जी यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद वह कर्नाटक की है। जी यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कि उसने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। जी सी ऑप्शन भी सही है। और डी ऑप्शन क्या कहते हैं कि जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। जी ये भी सही है। तो जो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो हो रहा है ए, सी और डी, यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, मैंने टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि ए, सी और डी
सही है। छठा प्रश्न है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? ऑप्शन पहला दिया है कि पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती है। ऑप्शन दूसरा है कि पोचमपल्ली और कांजीवरम कहलाती है। ऑप्शन तीसरा है कि कलमकारी और चंदेरी कहलाती है। ऑप्शन चौथा है कि कलमकारी और कंथा कहलाती है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। जो इसका राइट आंसर बन रहा है वो हो रहा है एक राइट आंसर बन रहा है, यानी कि पोचमपल्ली और कलमकारी उसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहा है, उनका उस जंगल भूमि तथा और उस पर पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा जारी किया गया था? पहला ऑप्शन है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 द्वारा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय जंगल अधिनियम 1927। चौथा ऑप्शन है कि जंगल अधिकार नियम 2007। चौथा ऑप्शन है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जंगल अधिकार नियम 2007। जंगल अधिकार नियम 2007 ये इसका राइट आंसर बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया जाता है, इसका क्या अर्थ हुआ? पहला ऑप्शन है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। दूसरा ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन तीसरा है कि बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। एक ऑप्शन और है, देख लेते हैं। यह टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का भी विकास करता है। तो बाकी के 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। 9वां प्रश्न है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। पहला ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से। दूसरा ऑप्शन है कि पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तीसरा ऑप्शन है कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। चौथा ऑप्शन है स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। तो इसका जो राइट आंसर क्या बन रहा है? इसका राइट आंसर बन रहा है यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से। ऑप्शन ये भी गलत है। पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, ये ऑप्शन सही है। विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, जी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कि पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंध रखता है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। घटपर्णी एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में दिया है। सबसे पहला ऑप्शन है यह उड़ीसा में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है असम में पाया जाता है। चौथा ऑप्शन है मेघालय में पाया जाता है। दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है कि अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है, क्या नाम है? पहला नाम है बांग्लादेश। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अफगानिस्तान। तीसरा ऑप्शन है उज्बेकिस्तान। चौथा ऑप्शन है ओमान। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, यानी अल बिरूनी जो था उज्बेकिस्तान से आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका पहला कारण है कि वो उड़ नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन में दिया कि पक्षियों की आंखें छोटी होती है। तीसरा ऑप्शन में दिया कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती।
चौथा ऑप्शन है कि उसके कान पंखों से ढके होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, यानी तीसरा ऑप्शन जो है सही है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। प्रश्न नंबर 13 है कि अल बिरूनी कौन था? पहला ऑप्शन है कि वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 साल शासन किया। ये नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। ये भी ऑप्शन नहीं है। अगला है कि ऑप्शन नंबर 3 कि वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। ऑप्शन नंबर 4 है कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला कि वह कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। ये भी ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 कि वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक गया। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। ये ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? पहला ऑप्शन दिया है कि हरे रंग में देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि केवल काली और सफेद में ही देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। चौथा ऑप्शन है केवल लाल रंग में देख सकते हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका कि केवल काली और सफेद में ही देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, इसको सही लगा दीजिए। ठीक है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, पंछी, मछली आदि दिखाए जाते हैं। ये ऑप्शन भी सही है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पे पड़ा। ये भी सही है। यहाँ लोग के जगह लोक होगा, लोक। ठीक है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि यह मधुबनी यानी मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। जी नहीं दोस्तों, मधुबनी राजस्थान का नहीं बल्कि यह बिहार का अति प्रसिद्ध जिला है। कहाँ का? बिहार का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत है। तो राइट क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। डी ऑप्शन क्या है? गलत है, इसलिए डी को हम छोड़ देंगे। हमको सही कथन चुनना है, इसलिए हम ए, बी और सी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या सब है। ए, बी और सी माने 1, 2 और 3। 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है।